एक महिला अपने भांजे को 5,000 रुपए देती है और कहती है कि तुम अपने मामा का कत्ल कर दो। ये लड़का पैसा ले लेता है अपने मामी से और 5,000 लेने के बाद ये अपने मामा का कत्ल करने के लिए मौके की तलाश में लग जाता है। जैसे ही इस लड़के को मौका मिलता है, अपने ही मामा का कत्ल कर देता है और ये यहाँ से फरार हो जाता है। फिर ये महिला पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर अपने पति के कत्ल के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और फिर पुलिस वाले इस मामले में तफ्तीश कर रहे होते हैं और छानबीन कर रहे होते हैं। इस व्यक्ति का अभी कातिल पकड़ा जाता है, उससे पहले ही इस महिला का भी कत्ल हो जाता है। और अब तक जो पुलिस एक कत्ल के बारे में तफ्तीश कर रही थी और उसके कातिल को ढूंढ रही थी, वो अभी जांच पूरी नहीं हुई थी कि तब तक उससे पहले उस व्यक्ति की पत्नी का भी कत्ल हो जाता है। और अब 2 लोगों का कत्ल हो चुका था, पति-पत्नी की मौत हो चुकी थी और इन दोनों लोगों के कातिल के बारे में पुलिस को तलाशना था और तफ्तीश करनी थी। पुलिस तलाशती है और तफ्तीश करती है और जो कातिल था वो पकड़ा जाता है। और जब उससे पूछताछ होती है तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिहार के गया से है। गया में एक थाना लगता है, मोहनपुर थाना, और इसी मोहनपुर थाने के इलाके में एक जंगल है, कोहवारी जंगल। इसी कोहवारी जंगल से एक व्यक्ति का पुलिस के पास फोन आता है और फोन करने वाला व्यक्ति पुलिस से कहता है कि साहब, कोहवारी जंगल में एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश महिला की लाश है। और पुलिस जब ये बात सुनती है तो मोहनपुर थाने के जो पुलिस थे वो फौरन कोहवारी जंगल पहुंचती है और वहां जाने के बाद उस महिला की लाश को अपने कब्जे में लेती है और आसपास की जगहों पर मुआयना करती है, वहां कुछ ढूंढने और तलाशने की कोशिश करती है। इस महिला को भी देखा जाता है तो पता चलता है कि इस महिला के गर्दन पर निशान है और ये नाखून के निशान है, जिससे पता चल जाता है कि हो न हो इस महिला का गर्दन दबाकर हत्या किया गया है। पुलिस इस महिला का फोटो लेती है और उसके बाद से इसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस आसपास के गाँव में, आसपास के जगहों पर जाकर ये फोटो दिखाती है और इस महिला की पहचान कराने की कोशिश करती है। पुलिस इस महिला की पहचान करा रही होती है, तभी पता चलता है कि ये महिला एक दूसरे थाने के इलाके की रहने वाली है और वो थाना मुफस्सिल थाना है और ये मुफस्सिल थाने के इलाके की रहने वाली है। और इसका जो पति है उसका नाम योगेंद्र पासवान है और इस महिला का नाम रेणु शर्मा है। पुलिस उस गांव में पहुंचती है और योगेंद्र पासवान के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया जाता है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले तो योगेंद्र पासवान की मौत हुई है और योगेंद्र पासवान का भी किसी ने कत्ल कर दिया है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि जो रेणु देवी है वो पुलिस स्टेशन गई हुई थी, मुफस्सिल थाना गई हुई थी और वहां जाकर अपने पति के कत्ल के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। जब मोहनपुर के थाने के पुलिस को इस बारे में पता चलता है कि रेणु देवी ने मुफस्सिल थाने में कंप्लेन दर्ज कराई हुई है तो ये लोग फौरन मुफस्सिल थाना पहुंचते हैं और वहां जाकर पुलिस वाले से मिलते हैं तो पता चलता है कि ये बात सच है और सच में ही जो रेणु देवी के पति हैं योगेंद्र पासवान, उनकी मौत हो चुकी है और उनका कत्ल हो चुका है। लेकिन कातिल के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिर अब दोबारा पुलिस इस गांव में आती है जहाँ की रेणु देवी रहने वाली थी और वहां आने के बाद आस पड़ोस के लोगों से दोबारा पूछताछ किया जाता है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि साहब, इनके घर में एक लड़का आता था और उसका नाम था रविंद्र पासवान और रविंद्र पासवान योगेंद्र पासवान का भांजा था। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि जब योगेंद्र की मौत हो गई उसके बाद से कुछ ज्यादा ही रविंद्र यहाँ आने लगा था और डेली 1-2 बार यहाँ जरूर आ जाता था। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो रविंद्र के बारे में तलाशी शुरू होती है और रविंद्र की खोजबीन चालू होती है। सबसे पहले तो जो रेणु थी उसके मोबाइल का डिटेल्स निकलवाया जाता है और सीडीआर निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि ये दिन में घंटों घंटों तक फोन पर बातें भी किया करते थे और रविंद्र यहाँ अक्सर आया भी करता था। अब पुलिस रविंद्र के घर पहुंचती है और वहां जब जाती है तो पता चलता है कि रविंद्र घर पर है ही नहीं है और वो कहीं भाग चुका है और कहीं वो फरार हो चुका है। अब पुलिस के हाथ खाली थे, रविंद्र के बारे में कोई सुराग नहीं था कि आखिर रविंद्र है कहाँ। और अब पुलिस शांत हो जाती है और अपने मुखबिरों को लगा देती है रविंद्र के घर के आसपास में कि जैसे ही रविंद्र के बारे में कुछ पता चले या रविंद्र अपने घर आए तो जानकारी इस बारे में दिया जाए। मुखबिर रविंद्र के घर के आसपास लगे हुए थे और उसके बारे में खोजबीन वो भी कर रहे थे कि कहीं से रविंद्र के बारे में सुराग मिले। जैसे ही कुछ समय बीतता है और इसी साल की ये बात है, मार्च के महीने में रविंद्र वापस अपने घर आता है अपने परिवार वालों से मिलने के लिए और मुखबिरों द्वारा पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है कि रविंद्र घर आया हुआ है। पुलिस फौरन रविंद्र के घर पहुंचती है और वहां से रविंद्र को उठा लेती है
और पुलिस स्टेशन लाती है और इससे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान रविंद्र बताता है कि उसको इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और रविंद्र बताता है कि वो तो हैदराबाद गया हुआ था कमाने के लिए और कमा कर वापस वो अपने घर लौटा है। लेकिन पुलिस को इस पर शक था क्योंकि इसने घंटों-घंटों तक रेनू से बातें किया था, तो पुलिस ये डिटेल्स उसको दिखाती है रविंद्र को और कहती है कि तुम हैदराबाद थे, तो तुम अपने मामी से घंटों-घंटों तक बातें भी किया करते थे, लेकिन आस-पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि तुम यहाँ अक्सर मिलने भी आया करते थे अपने मामी से। इसका जवाब रविंद्र के पास नहीं था और पुलिस अब सख्ती करती है, तो रविंद्र टूट जाता है और जो पूरी कहानी थी, वो पुलिस को सुना देता है। रविंद्र बताता है कि साहब कई महीनों से मेरा और मेरे मामी के बीच प्रेम चल रहा था, प्यार संप्रसंग चल रहा था और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस बारे में मेरे मामा योगेंद्र को पता चल चुका था और जब उनको पता चला तो वो मामी को टॉर्चर करते थे, उनको डाँटते थे और आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। रविंद्र बताता है कि मामा मुझसे भी झगड़ा किया करते थे इस बात को लेकर और मुझसे भी नाराज़ रहते थे। मेरी मामी मामा के झगड़ों से तंग आ चुकी थी और मामा से वो छुटकारा पाना चाहती थी। रविंद्र बताता है कि एक रोज़ रेनू मेरे पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपने मामा को रास्ते से हटा दो और अपने मामा का कत्ल कर दो और मेरी मामी कहती हैं कि बदले में मैं तुमको 5,000 रुपए दूँगी। फिर रविंद्र बताता है कि मैं तैयार हो गया और मैं मामी से 5,000 रुपए ले लिया और मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपने मामा का कत्ल कर दूँ। मैं एक रोज़ अपने मामा के वहाँ गया हुआ था और रात का टाइम था, मेरे मामा सोए हुए थे और उसी रोज़ सोए हुए के दौरान जब वो सोए थे, तभी मैं उनका गर्दन दबाया और गला दबाया और तब तक दबाए रखा, जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। जब उनकी मौत हो गई, तो मैं अपने मामा के घर से निकला और फिर मैं अपने घर आ गया और फिर जो मेरी मामी थी वो पुलिस स्टेशन गई और मेरे मामा के कत्ल के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराती। अभी पुलिस इस मामले में छानबीन और तफ्तीश कर ही रही थी, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इधर जो मेरी मामी थी रेनू, मुझ पर प्रेशर डाल रही थी और बार-बार कह रही थी कि मुझसे शादी करो, लेकिन मैं अपने मामी से शादी नहीं करना चाहता था और फिर मैं अपने मामी से भी परेशान हो चुका था और मैं तंग हो चुका था और अपनी मामी से भी ऊब चुका था। ये डेली मेरे पास फ़ोन करती हैं और मुझे परेशान करती हैं और हमेशा कहती कि मुझे शादी करना है तुमसे, शादी करो। फिर मैंने सोच लिया कि मामी को भी रास्ते से हटा दूँगा और मामी का भी कत्ल कर दूँगा। 8 दिसंबर को मैं मामी के घर गया हुआ था, वहीं था, उनके साथ था मैं और उसी दौरान मैं उनका कत्ल कर दिया, उनका भी मैं गला दबाया और उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तो उनकी लाश को मैं ले जाकर जंगल में फेंक दिया और वहाँ से मैं सीधे हैदराबाद भाग गया ताकि मुझे पुलिस पकड़ ना पाए। मैं हैदराबाद चला गया और वहाँ जाने के बाद काफ़ी समय हो चुका था, तो मुझे लगा पुलिस इस केस को भूल गई होगी और इस मामले में छानबीन और तफ्तीश नहीं कर रही होगी और यहीं मैं गलती कर दिया और मैं वापस हैदराबाद से अपने घर आ गया और मेरे बारे में पुलिस को जानकारी हो गई और मैं पकड़ा गया। रविंद्र इस समय गिरफ्तार है और इस समय ये जेल में है। जो महिला अपने भांजे को 5,000 रुपए दी थी अपने पति का कत्ल करवाने के लिए और ये भांजा अपने मामा का कत्ल भी कर देता है और कत्ल करने के बाद जब ये महिला अपने भांजे से शादी करने की बात करती है, तो ये लड़का शादी नहीं करना चाहता था अपने मामी से, बस ये टाइम पास कर रहा था और अपने मामी से ऊब चुका था। ये बात सुन कर कि वो कहती थी हमेशा कि तुम मुझसे शादी करो, कब करोगे? और इसी चीज़ से वो परेशान था और इसी परेशानी की वजह से अपने भी मामी का ये कत्ल कर देता है और ये 2 कत्ल करने के बाद हैदराबाद भाग जाता है, लेकिन इसको लगा था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा और जब ये वापस हैदराबाद से लौटा, तो ये पकड़ा गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।